अर्निका ज्योतिष में एक बार पुनः आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, बहुत से ज्योतिष प्रेमी जो ज्योतिष जानने के इच्छुक हैं, अपनी कुंडली का भविष्य फल जानने के इच्छुक हैं। अधिकांश देखा गया है कि ऐसे लोग विवाह से संबंधित प्रश्नों का उत्तर भली भांति जानना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी स्थितियां बनती हैं। बहुत से लोग विवाह से चिंतित हैं। कई लोगों के विवाह में देरी है, एक उच्च आयु में उनका विवाह नहीं हो पा रहा। विवाह में देरी होती है, क्यों? इसके क्या ज्योतिषीय कारण है? इसके अलावा विवाह तो हो जाता है, विवाह के उपरांत दाम्पत्य जीवन में अशांति आ जाती है। कई स्थितियों में देखा गया है, किसी न किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाती है, पति पत्नी के बीच अनबन हो जाती है, कलह होने लगती है, यानी कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन में बिखराव सा आ जाता है। कभी कभी देखा गया है कि विवाह तो सेट हो जाता है, लेकिन विवाह होने के पूर्व टूट जाता है। विवाह होने के बाद कुछ समय तक और कुछ वर्षों तक पति पत्नी में अच्छा सामंजस्य चलते रहता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां अचानक आ जाती हैं कि वो स्थिति तलाक तक पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है? कभी कभी पुनर्विवाह की भी स्थिति बन जाती है, पुनर्विवाह की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। आदि इन ज्योतिषीय कारणों का आज हम पता लगाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसे कौन से ग्रहों की विपरीत स्थितियां हैं जो इस प्रकार के योग उत्पन्न कर देती हैं, इस प्रकार के दुर्योग सामने आ जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी अशांतमय हो जाता है, उनके दाम्पत्य जीवन में बिखराव आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो आज हम इसी टॉपिक पर विचार करेंगे। देखिए, कुछ लोग पुरुष के लिए दाम्पत्य जीवन का कारक शुक्र ग्रह को मानते हैं, जबकि स्त्री के लिए दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह गुरु को मानते हैं, जो कि उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखेंगे तो इसमें केवल प्रथम भाव जो लग्न कहलाता है, ये कहलाता है, तो सातवां भाव कौन पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7, सातवां भाव यह आएगा। सातवां भाव जब यह आएगा तो इसका मतलब यहां तुला राशि होगी, और तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। तो दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों का शुक्र होना चाहिए, शुक्र को ही मानना चाहिए। हाँ, गुरु जो होता है स्त्री के मांगल्य का कारक होता है, लेकिन अगर विवाह का कारक या दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह मानेंगे तो हम शुक्र को मानकर चलेंगे। अब हम आज की इन स्थितियों पर विचार करने के लिए सबसे पहले कुछ मुख्य बिंदुओं पर विचार करेंगे। देखिए, मुख्य बिंदु क्या है। यदि हमें इन चीजों का विचार करना है कि विवाह के बाद अनबन क्यों होती है, वैवाहिक विच्छेद क्यों होते हैं, तलाक की स्थिति क्यों बनती है, या पुनर्विवाह की स्थिति कब बनती है, इसके लिए सबसे पहले हमें सप्तम भाव और सप्तमेश को देखना होगा। सप्तम भाव कौन सा है, 7 भाव में कौन सी राशि है, वह देखना पड़ेगी। साथ ही 7 भाव में जो राशि है उसका स्वामी कौन है, वो सप्तमेश कहलाता है। मैंने यहाँ लिख दिया है, अगर 1 या 8 राशि यहाँ लिखी है तो उसका स्वामी मंगल होता है। 2 या 7 राशि लिखी है यहाँ तो उसका स्वामी शुक्र होता है। 3 या 6 राशि लिखी है यहाँ पर तो उसका स्वामी बुध होता है। अगर 10 या 11 नंबर की राशि लिखी है तो उसका स्वामी शनि होगा। यदि 9 या 12 नंबर की राशि लिखी है तो उसका स्वामी गुरु होगा। 4 नंबर लिखा है तो उसका स्वामी चंद्र होगा, क्योंकि कर्क राशि है। और 5 नंबर की राशि लिखी है यानी सिंह राशि तो उसका स्वामी सूर्य होगा। मैंने यहाँ सब कुछ लिख दिया है, आप जान सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। यदि सप्तमेश, कौन सा? सप्तमेश,
यानी 7 नंबर में यहाँ जो भी राशि लिखी होगी उसका स्वामी, मैं विस्तृत रूप से नहीं बताना चाहता हूँ कि यहाँ हर राशि का विवरण दे सकूं कि यहाँ 1 नंबर की राशि होगी तो मंगल होगा, इसलिए मैंने ये सब लिख दिया यहाँ। आप केवल यह मानिए कि सप्तम भाव में आपकी कुंडली में कौन सा नंबर लिखा है राशि का, उसका स्वामी सप्तमेश होगा। तो हम सप्तमेश को लेते हैं कि सप्तमेश या इस भाव का कारक ग्रह कौन सा होता है? शुक्र होता है। कौन सा होता है? सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र होता है। यदि सप्तमेश, मान लीजिए सप्तमेश बुध है, सपोज कीजिए कि यहाँ 3 नंबर की राशि लिखी है, तो सप्तमेश बुध हो गया। तो सप्तमेश और कारक ग्रह शुक्र यदि कहीं पाप दृष्ट होकर बैठे हैं, मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा है और इसी के साथ में शनि बैठ गया या मंगल बैठ गया या राहु बैठ गया या सूर्य बैठ गया, इसी प्रकार बुध के साथ ऐसी स्थिति बन गई, या शुक्र अपनी नीच राशि में आ गया, कन्या राशि में बैठा है, इसी प्रकार सप्तमेश जो होगा वो अपनी नीच राशि में बैठा हो, जैसे बुध है तो बुध की नीच राशि मीन राशि हो जाएगी। ऐसी स्थिति अगर बनती है, आपको देखना है केवल सप्तम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है और शुक्र कहाँ बैठा है, क्या वह अशुभ स्थिति में है, कहीं पाप दृष्टि तो नहीं है, पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, पाप ग्रह के साथ तो नहीं है। ऐसी स्थिति है अगर, तो समझिए कि ऐसे जातक का या जाति का जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय नहीं रहेगा, बिखराव आ जाएगा, दाम्पत्य जीवन संबंधी बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी, यानी वो दाम्पत्य जीवन उनका सुखमय नहीं माना जा सकता। अगला हम देखते हैं टॉपिक कि सूर्य मंगल शनि और राहु। देखिए सूर्य, यहां लिख देते हैं सूर्य मंगल शनि और राहु, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो विच्छेदात्मक ग्रह माने जाते हैं। कौन से? 4 ग्रह विच्छेदात्मक ग्रह माने जाते हैं, और साथ में एक द्वादशेश यानी 12वें भाव का स्वामी, इसका स्वामी 12वें भाव का भी एक विच्छेदात्मक ग्रह है, यानी विलग करने वाला, अलग करने वाला ग्रह। सूर्य मंगल शनि राहु और द्वादशेश 12वें भाव का स्वामी, यहाँ जो भी नंबर की राशि लिखी होगी उसका स्वामी द्वादशेश कहलाएगा। यदि इन 4 ग्रह सूर्य मंगल शनि राहु या द्वादशेश 5वां, यदि इनमें से कोई भी ग्रह 7वें भाव में है, कहाँ पर है? चाहे यहाँ शनि हो, चाहे राहु हो, मंगल हो या सूर्य हो, या द्वादशेश जो 12वें भाव का स्वामी अगर वो बैठा है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? या शनि मंगल सूर्य राहु या द्वादशेश की दृष्टि सप्तम भाव पे हो और 7वें भाव का जो स्वामी है यहाँ जो राशि उस पर दृष्टि हो, या उसके साथ बैठा हो, या शुक्र को पीड़ित कर रहे हो ये ग्रह, कहीं से भी, चाहे 7 में हो या शुक्र पर दृष्टि डाल रहे हो। कौन से ग्रह? मुख्य तौर पर सूर्य मंगल शनि राहु और 12वें भाव का स्वामी। तो या तो 7वें भाव पर या 7वें भाव के स्वामी पर या शुक्र पर इनका अगर प्रभाव है, इनके साथ में है, शुक्र के साथ में है, सप्तमेश के साथ में है या सप्तम भाव में है, या इन पर दृष्टि है, इनमें से किसी भी एक ग्रह की, ऐसी स्थिति में भी दाम्पत्य जीवन में निश्चित तौर पर एक ग्रह बाधा उत्पन्न करेंगे, बाधा उत्पन्न हो जाएगी। यदि इन्हीं ग्रहों में से 2 या अधिक ग्रह, कौन से? सूर्य मंगल शनि राहु या द्वादशेश, इनमें से अगर कोई 2 या इससे अधिक ग्रह सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं या सप्तम भाव में हों, शनि सूर्य मंगल राहु में से, या शुक्र पर दृष्टि डाल रहे हो या शुक्र के साथ हो जाएं, या सप्तम भाव का जो स्वामी है यहाँ जो भी राशि होगी उसके स्वामी पर अगर ये दृष्टि डाल रहे हैं या उसके साथ हो जाएं, ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर उस जातक या जातिका का जहाँ भी विवाह हुआ है, विवाह के कुछ समय बाद तलाक की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, यानी तलाक की स्थिति बन जाएगी,
इतना विशेष ध्यान दीजिए। कौन से ग्रह? सूर्य, मंगल, शनि, राहु और द्वादशेश 12वें भाव का स्वामी यदि 7वें भाव में बैठ जाए या 7वें भाव पर दृष्टि डालें, शुक्र पर के साथ हो जाए या शुक्र पर दृष्टि डालें या 7वें भाव के स्वामी इस पर दृष्टि डालें या इसके साथ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उस जातक या जातिका का विवाह के कुछ समय बाद ही तलाक की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। आगे चलते हैं। अष्टम भाव जो है, आठवां भाव देखिए, आठवां भाव है अष्टम भाव और इसका स्वामी जो भी होगा, यहाँ जो भी राशि होगी, हम यहाँ भाव घर का नंबर लिख रहे हैं कि 8वां भाव है, यहाँ जो भी राशि होगी वो अष्टमेश कहलाएगा। अगर ये दोनों अष्टम भाव भी बलवान हो और अष्टमेश भी बलवान हो, अष्टम भाव बलवान कब होगा? जब शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े इस पर। गुरु, बुध, चंद्र, शुक्र, इनकी अगर दृष्टि कहीं से 8वें भाव पर पड़ रही है या 8वें भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में हो, जो भी ग्रह होगा, मान लीजिए मंगल, यहाँ मंगल है 8वें भाव का स्वामी, यहाँ वृश्चिक राशि है, और मंगल कहीं भी मकर राशि में बैठा तो उच्च का हो जाएगा, तो शुभ हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कन्या में बैठ जाएगा तो नीच का हो जाएगा। तो अष्टम भाव और अष्टमेश यदि बलवान हैं, शुभ हैं, तो जिस जातक की कुंडली होगी उसकी आयु के लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा, दीर्घ आयु बनाएगा। लेकिन इसका जो जीवन साथी होगा उसकी आयु के लिए यह अच्छा नहीं रहेगा, साथ ही भागीदारी के व्यवसाय के लिए भी शुभ नहीं रहेगा, नुकसानदेह साबित होगा, या स्वयं कोई व्यापार वगैरह करेंगे तो उसमें हानि की संभावना बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जो 8वां भाव है वो सप्तम भाव से द्वितीय पड़ता है, द्वितीय है ना मारक। इस स्थिति में क्या होगा? स्वयं के लिए सही रहेगा, स्वयं की आयु के लिए सही है। जिसकी कुंडली में 8वें भाव में शुभ राशि है, 8वां भाव बलवान है, 8वें भाव का स्वामी बलवान है, तो उसकी स्वयं की आयु के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उसके जीवन साथी की आयु के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। साथ ही इसके लिए भागीदारी का अगर व्यवसाय करेगा, पार्टनरशिप का व्यवसाय करेगा, तो उसमें नुकसान की संभावना होगी, फ्रैक्शन पैदा हो जाएंगे। साथ ही अगर ये सेल्फ रूप से भी कोई व्यापार आदि करेगा तो उसमें भी हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। आगे चलते हैं। यदि 8वें भाव में, इसी 8वें भाव को देखिए, यहाँ अगर सूर्य, मंगल, शनि या राहु में से कोई ग्रह बैठा हो, एक बैठा हो, दो बैठा हो, तीन बैठा हो, जो भी हो, सूर्य, मंगल, शनि या राहु में से अगर 8वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा है और अशुभ स्थिति में बैठा है, मान लीजिए सूर्य यहाँ पाप ग्रह की राशि में बैठा है, शनि मंगल सूर्य शनि या मंगल की राशि में बैठ गया, या अपनी नीच राशि में बैठ गया तुला में। इसी प्रकार अगर मान लीजिए यहाँ मंगल की यही स्थिति है कि मंगल भी अगर पाप ग्रह के साथ बैठा है या पाप ग्रह की इन पर दृष्टि है या शत्रु ग्रह की दृष्टि है, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि 8वें भाव में अगर सूर्य, मंगल, शनि, राहु अगर तीनों में से कोई भी ग्रह बैठा है, या मान लो 2 बैठे या 3 बैठे हैं, तो यह स्थिति भी दाम्पत्य जीवन में बाधा कारक रहेगी, कलह कारक रहती है, यानी पति पत्नी के मध्य कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यानी उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं माना जा सकता। लेकिन यदि 5वां भाव, देखिए पंचम भाव है, 5वां भाव और इसका स्वामी, यानी यहाँ जो भी राशि होगी उसका स्वामी पंचमेश कहलाएगा। तो 5वां भाव और पंचमेश दोनों शुभ हैं। अब 5वां भाव शुभ कब रहेगा? जब इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, मान लीजिए यहाँ गुरु बैठा तो उसकी 5वीं दृष्टि आ जाएगी, गुरु की आ जाएगी। शुक्र बैठा है यहाँ तो उसकी 7वीं दृष्टि यहाँ आ जाएगी। चंद्रमा कहीं बैठा है, यहाँ बैठा है तो उसकी 7वीं दृष्टि आ जाएगी। यानी चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र में से अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि इस पर पड़ रही तो वो 5वां भाव शुभ हो गया। यहाँ कोई पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, कोई पाप ग्रह ना बैठा हो, अन्य कोई सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु इनमें से कोई ग्रह ना बैठा हो, तो 5वां भाव शुभ हो गया। साथ ही इसका जो स्वामी है वो भी शुभ स्थिति में बैठा है, कहीं जो भी होगा वो अपने उच्च राशि में बैठा है, इस पर भी शुभ ग्रहों की दृष्टि या शुभ ग्रह इसके साथ में है, तो वो पंचमेश भी बलवान हो जाता है। यदि ऐसी स्थिति है, क्योंकि 5वां भाव सप्तम से 11वां भाव माना जाता है, एकादश भाव लाभ का भाव है, इच्छाओं का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है,
और सप्तम भाव विवाह का भाव है, दाम्पत्य का भाव है। तो पंचम भाव सप्तम से एकादश माना जाता है। अगर पंचम भाव और पंचमेश दोनों बलवान हैं तो निश्चित तौर पर दाम्पत्य जीवन सफल रहेगा। दूसरे अगर कोई अन्य थोड़ी बहुत दोष हैं भी तो वो दोष ढक जाते हैं। दाम्पत्य जीवन सफल रहेगा। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। संतान का सुख मिल जाएगा, संतान का अच्छा सुख मिलेगा। और तो और राज कृपा की भी प्राप्त होगी, यानी राज्य पक्ष से भी लाभ मिलेगा। राजनीतिक व्यक्तियों के संपर्क का भी लाभ मिलेगा। प्रशासनिक क्षेत्र में किसी अच्छे पद या प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाएगी। प्रशासनिक क्षेत्र में किसी पद की प्राप्ति होगी, यानी नौकरी लगने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, अवसर प्राप्त होंगे। या व्यापार करें या भागीदारी एक व्यवसाय भी करें तो उनमें भी सफलता मिलेगी। कब? यदि पंचम भाव और पंचमेश दोनों बलवान हैं। ध्यान दीजिए, पंचम भाव और पंचमेश दोनों का बलवान होना जरूरी है। अब हम चलते हैं आगे। अगर शुक्र शनि से पीड़ित हो जाए, शनि से पीड़ित कैसा होगा? मान लीजिए यहाँ शुक्र बैठा है और शनि यहाँ बैठ जाए तो तीसरी, और शनि अगर मान लो पाप राशि में बैठा है या अपनी मान लो मेष राशि नीच राशि में बैठा है तो तीसरी दृष्टि शुक्र पर पड़ गई। या शनि की सातवीं दृष्टि अगर मान लो शनि यहाँ बैठा है, यहाँ भी पाप ग्रह के साथ बैठा है या पाप राशि में बैठा है या बकरी होकर बैठा है या अस्त होकर बैठा है, यहाँ साथ में सूर्य बैठ गया तो अस्त हो जाता है। कोई भी ग्रह अस्त कब होता है? जब सूर्य के साथ हो जाए। उस स्थिति में या शुक्र के साथ ही शनि बैठ जाए, यानी किसी तरह से शुक्र अगर शनि से पीड़ित है, चाहे वो दृष्टि प्रभाव से साथ में हो, उस स्थिति में अपनी जाति से बाहर ही उस व्यक्ति के जातक या जातिका के संबंध रहते हैं। यानी अगर उसका विवाह होगा तो स्वजाति में नहीं होगा, ऐसी संभावना है वो प्रबल कर देगा। कहाँ होगा? अपनी जाति से बाहर, यानी दूसरी जाति के जातक या जातिका के साथ उसका विवाह हो सकता है, लेकिन स्वजाति में नहीं होगा। कब? यदि शुक्र शनि से पीड़ित हो जाए। आपकी कुंडली में अगर ऐसी स्थिति है तो समझिए कि अपनी जाति से बाहर ही उसके संबंध रहेंगे। अगर सातवें भाव में यहाँ शनि बैठ जाए, सातवें भाव में अगर शनि बैठा है या सूर्य बैठा है, ऐसी स्थिति में विवाह में अवश्य देरी करा देती है। 28 साल के पहले तो विवाह होता ही नहीं, होता है तो सेट होता तो टूट जाता है। तो शनि अगर मान लो सातवें भाव में बैठा तो विवाह में देरी होगी, या अगर विवाह जल्दी हो गया 28 साल के पहले तो निश्चित तौर पर विवाह के बाद संबंधों में अविश्वास पैदा कर देता है। पति को पत्नी पर विश्वास नहीं रहेगा, या पत्नी है तो पति को विश्वास नहीं रहेगा। ये स्थिति पैदा कर देगा अगर किसी कारणवश जल्दी विवाह हो जाता है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि विवाह के बाद भी संबंधों में अविश्वास पैदा कर देगा, ये एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहता। यदि नौवें भाव में शनि बैठा है, ये देखिए नवम भाव है, नवम भाव में अगर शनि बैठ गया तो कई लोग जैसे नवम भाव में का भाग्य भाव है, शनि भले ही यहाँ अपनी उच्च राशि में भी बैठा हो, मान लीजिए तुला राशि में बैठा है, तुला राशि में उच्च का होता है, तुला राशि में बैठा हो या स्वयं की मकर या कुंभ राशि में बैठा हो, तो भी इसको अन्य चीजों के लिए शुभ है, भाग्य के लिए शुभ रहेगा, अन्य चीजों के लिए शुभ रहेगा, लेकिन विवाह के लिए शुभ नहीं रहता। भले ही शनि कितना भी अच्छा होकर बैठा हो नवम भाव में, तो यह वैवाहिक सुख प्राप्ति में बाधा कारक बन जाएगा। बाकी चीजों के लिए शुभ रहेगा, लेकिन खास तौर पर वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं माना जाता, कहीं ना कहीं बाधा कारक बन जाएगा। कब? यदि नौवें भाव में शनि भले ही बलवान होकर बैठा हो। अगर शुक्र के साथ शुक्र और चंद्र देखिए आमने सामने हो जाए, मान लीजिए जो शुक्र या चंद्र बैठ गया, एक दूसरे के सामने कब होते हैं? आमने सामने हो, साथ में घर में एक दूसरे। इस स्थिति में शुक्र के साथ अगर सामने अगर चंद्रमा पड़ जाता है, यहाँ शुक्र है यहाँ चंद्रमा आ जाए, यहाँ शुक्र है यहाँ चंद्रमा आ जाए, यानी एक दूसरे से साथ में अगर दोनों ग्रह हैं, उस स्थिति में पुनर्विवाह की संभावनाएं बढ़ा देता है, यानी पुनर्विवाह योग की संभावनाएं पैदा कर देगा। ये ध्यान दीजिए कि कभी भी चंद्रमा के सामने शुक्र बैठा है साथ में घर में, तो
पुनर्विवाह की संभावनाएं पैदा कर देता है। अगर शुक्र द्विस्वभाव राशि में, द्विस्वभाव राशि क्या कहलाती है? तीसरी, छठी, नौवीं और 12वीं, मिथुन, कन्या, धनु, मीन, इन राशियों में कहीं शुक्र है और इन राशियों का स्वामी, मान लो छठी राशि में शुक्र बैठा है कहीं भी, तो इसका स्वामी कौन हो गया छठी राशि कन्या का? बुध। अगर बुध कहीं अशुभ दृष्टि अशुभ होकर बैठा है, बुध अगर मान लो कहीं अशुभ होकर बैठा है, या अगर यहाँ 9वें नंबर की राशि में शुक्र बैठा है, अब शुक्र कहीं बैठा हो लेकिन 9वें राशि का स्वामी कौन है? गुरु, गुरु भी कहीं अशुभ होकर बैठा हो, ऐसी स्थिति में अर्थात अगर शुक्र द्विस्वभाव राशि में हो और उन द्विस्वभाव राशि जिसमें शुक्र है उसका स्वामी कहीं भी अशुभ होकर बैठा हो, भले ही उच्च का हो लेकिन अगर पाप ग्रह की दृष्टि में है, ऐसी स्थिति में भी पुनर्विवाह का योग बना देते हैं। अगर शुक्र दूसरे और 7वें भाव का स्वामी हो, तो मेष लग्न है अगर यहाँ, तो यहाँ 2 नंबर की राशि आएगी, ठीक है ना, यहाँ 7 नंबर की आ जाएगी, तो दूसरे और 7वें भाव का स्वामी बन जाएगा शुक्र। इस स्थिति में यानी मारक बन जाएगा। मेष लग्न की कुंडली में हमेशा शुक्र दूसरे और 7वें भाव का स्वामी बनता है, और ऐसी स्थिति में अगर शुक्र अशुभ स्थिति में कहीं बैठा हो, भले वो दूसरे और 7वें भाव का स्वामी होकर कहीं भी बैठा हो, मान लो यहाँ बैठ गया शुक्र, सूर्य मंगल शनि राहु के साथ बैठ गया, या नीच राशि में बैठ गया, कन्या राशि में बैठ गया है, या पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, यानी अशुभ है कहीं ना कहीं, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मेष लग्न की कुंडली में अगर शुक्र कहीं भी दूसरे और 7वें भाव का स्वामी बनता है और अशुभ स्थिति में कहीं भी बैठा है, तो दाम्पत्य जीवन में घोर संकट और परेशानियां पैदा करने वाला बन जाता है, आजीविका के क्षेत्र में भी परेशानी देगा। ऐसी स्थिति में शुक्र को ठीक करने के लिए शिव पार्वती की उपासना करना चाहिए। 4 रत्ती का माणिक धारण करें लेकिन हीरा धारण ना करें। तो प्रिय सज्जनों, आज का वीडियो मैं अब यही समाप्त करता हूं। एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो आसानी से प्राप्त हो सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राधे।